तो चलिए आज आप लोगों को फिर एक बार मैं उसी टॉपिक पर ले चल रहा हूँ जिस टॉपिक की मैं चर्चा कर चुका हूँ, जिसका नाम है अपनी परीक्षा स्वयं दें। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपने राज्य के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या जो भी राज्य के या देश के जो हमारे प्रतिनिधि जो हैं उन लोगों के बारे में मैं आप लोगों को नाम से परिचय मैं कराया हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं अपने जिला और अपने राज्य और अपने देश के बारे में मैं स्थापना जिला कब बना और मंडल कितने हैं, गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पद का नाम, इस तरह का क्वेश्चन से आप लोगों को मैं परिचय करा रहा हूं। क्योंकि यह एक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपकी योग्यता का, आपकी प्रतिभा का और आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की छोटी सी पहल में अपनी परीक्षा स्वयं दें, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और यह इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है इसका पार्ट 1 वीडियो लोड हो चुका है। तो चलिए हम पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसका नाम है गोपालगंज जिले की स्थापना कब हुई। तो गोपालगंज जिले की स्थापना 2 अक्टूबर 1973 को हुई। 2 अक्टूबर 1973 को हुई। और इसमें एक क्वेश्चन भी आ जा रहा है कि 2 अक्टूबर 1973 को हमारे यहाँ कौन सी दिवस मनाई जाती है, तो या किसके जन्मदिन पर हमारा इस जिले की स्थापना हुई। तो उस महान व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही अपने जिले की स्थापना वर्ष मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में अपने जिले का स्थापना दिवस होता है। अगला क्वेश्चन है गोपालगंज जिले में कितने प्रखंड हैं। तो गोपालगंज जिले में 14 प्रखंड हैं और यह 14 प्रखंड के बारे में आप लोगों को डिटेल नाम जो है प्रखंड वाइज आगे मैं बता रहा हूँ। अगला जो है गोपालगंज जिले में कितने अनुमंडल हैं। तो अनुमंडलों की संख्या 2 है और यह अनुमंडल जो है जिसका नाम लिखा गया है गोपालगंज और हथुआ। गोपालगंज जिले में 2 अनुमंडल हैं और दोनों अनुमंडल का नाम जो है गोपालगंज और हथुआ है। आगे जो है गोपालगंज अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं। तो गोपालगंज अनुमंडल में 7 प्रखंड हैं। देखिए एक बात देख लेना जरूरी है कि हम जो पूर्वी क्षेत्र से जो हम चलते हैं तो पूर्वी क्षेत्र से गोपालगंज अनुमंडल ही पड़ता है। तो सबसे पहले उस अनुमंडल में कौन कौन से प्रखंड हैं उसके बारे में जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जब भी पूर्वी क्षेत्र से चलते हैं तो बैकुंठपुर प्रखंड शुरू होता है। बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माझा, खावे, गोपालगंज और कुचायकोट। तो ये 7 प्रखंड में यह गोपालगंज अनुमंडल क्या है, समाहित है। गोपालगंज अनुमंडल जो है 7 प्रखंडों में ही समाहित है। अगला जो है हथुआ अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं। तो हथुआ अनुमंडल में भी 7 प्रखंड है और ये 7 प्रखंड जो है ये जैसे अब यहाँ से चले कुचायकोट, तो कुचायकोट के बाद हथुआ, ऊंचका गांव, फुलवरिया, पंचदेवरी, भोरे, कटिया और विजयपुर, ये जो है 7 प्रखंड हैं। तो 7 गोपालगंज के प्रखंड और 7 हथुआ के प्रखंड दोनों मिलाकर 14 प्रखंड हो जाते हैं। तो हमारे 14 प्रखंड क्लियर हो गया। गोपालगंज जिले में 14 प्रखंड है। तो कौन कौन है, तो हम बैकुंठपुर से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और लास्ट हमारा विजयपुर में हो जाता है। तो इतने दूर में हमारा जो प्रखंड जो है वह गोपालगंज का प्रखंड है और इसमें 2 अनुमंडल है और 2 अनुमंडल में 7 हमारे क्या है प्रखंड है। अगला जो है गोपालगंज जिले के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रखंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा चाहे जनसंख्या में हो या क्षेत्रफल में हो तो सबसे बड़ा जो प्रखंड जो है कुचायकोट है। कौन सा है, कुचायकोट है। कुचायकोट जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में क्या है, बड़ा है। और अगला जो है सबसे छोटा प्रखंड पंचदेवरी है। चाहे वो जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो, दोनों के दृष्टिकोण से पंचदेवरी क्या है, बड़ा है। अगला जो है अगला क्वेश्चन जो है गोपालगंज जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ कौन सी है या उसका क्या नाम है। गोपालगंज जिले से बीचों बीच जिले से गुजरने वाली जो राष्ट्रीय उच्च पथ जो है जिसको हम NH के नाम से भी जानते हैं और NH जो है जिसको इंग्लिश में राष्ट्रीय हाईवे के नाम से हम लोग
जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय नेशनल हाईवे। किस नाम से जानते हैं? नेशनल हाईवे जो है इसका अंग्रेजी नाम है और हिंदी नाम जो है राष्ट्रीय उच्च पथ। तो राष्ट्रीय उच्च पथ 7 है और यह जो है यह गोपालगंज जिले के बीचों बीच से यह क्या होती है? गुजरती है। अगला जो है गोपालगंज जिले के पड़ोसी क्षेत्र कौन कौन से हैं? पड़ोसी क्षेत्र गोपालगंज के कौन कौन से हैं? पड़ोसी कहने का मतलब यह है कि हमारा जहाँ एरिया खत्म होता है, हमारा जहाँ क्षेत्र खत्म होता है, वहाँ से कौन सा एरिया शुरू होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं। तो हमारा पड़ोसी पूर्व में पूर्वी चंपारण, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में पश्चिम चंपारण और दक्षिण में सिवान। तो हम देखते हैं हमारा पूरब जो इस तरफ है तो पूरब में हमारा पूर्वी चंपारण है और पश्चिम इस तरफ हो गया तो इस तरफ जो है हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तर हमारा इस तरफ है तो इस तरफ हमारा पश्चिमी चंपारण हो गया और दक्षिण जो है इस तरफ है तो इस तरफ हमारा क्या है? सिवान है। जो हमारा बॉर्डर खत्म होता है तो हमारा सिवान जिला चालू होता है। हमारा जब इधर गोपालगंज खत्म हो जाता है तो उत्तर प्रदेश का एरिया शुरू हो जाता है और जब हमारा इधर गोपालगंज का एरिया खत्म होता है तो हमारा इधर पश्चिम चंपारण का एरिया शुरू होता है। अगला जो है बिहार राज्य कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार राज्य कुल 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल का नाम जो है तिरहुत है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है, पटना है और सारण है। ये जो है बिहार राज्य के 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना और सारण। बिहार राज्य में क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रमंडल जो है तिरहुत है। कौन सा है? तिरहुत प्रमंडल जो है वह चाहे जनसंख्या हो या चाहे एरिया हो, दोनों की अपेक्षा वह प्रमंडल जो है सो बड़ा है। तिरहुत प्रमंडल जनसंख्या और क्षेत्रफल में बड़ा है और सबसे छोटा चाहे वो जनसंख्या हो या एरिया हो उसके हिसाब से भागलपुर क्या है? सबसे छोटा है। अगला सवाल जो है बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले जो हैं बिहार राज्य में है। अगला जो है बिहार राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा जिला है? तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जो है सो शिवहर है। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा पटना है जनसंख्या के दृष्टिकोण से और सबसे छोटा जो है शेखपुरा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा आबादी जो है, सबसे ज़्यादा लोगों का निवास जो है पटना में है और सबसे कम जो है वह क्या है? शेखपुरा है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य की स्थापना 12 मार्च 1912 को हुई। 12 मार्च 1912 को हुई और इसी बिहार से उड़ीसा अलग हुआ जो 1936 में अलग हुआ। कब हुआ? 1936 में अलग हुआ और इसी बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ जो 2000 ईस्वी में बिहार जो था सो अलग हुआ। अगला जो है बिहार राज्य के पड़ोसी क्षेत्र कौन कौन से हैं? बिहार राज्य के पड़ोसी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बिहार राज्य के जो पड़ोसी जो क्षेत्र जो हैं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। देखिए गोपालगंज का पड़ोसी हो या बिहार का पड़ोसी हो, दोनों का पड़ोसी जो है जब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो जहाँ जिला खत्म होता है वहीं पर हमारा राज्य भी खत्म हो जाता है और दोनों के पड़ोसी जो हैं उत्तर प्रदेश हैं। दोनों के पड़ोसी क्या हैं? उत्तर प्रदेश हैं। अगला जो है उत्तर में नेपाल, हमारा इधर जो है नेपाल शुरू होता है और दक्षिण में झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड। इस तरह आप लोग जान लें, इधर पूरब हुआ तो पूरब में क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हुआ
और पश्चिम इधर हुआ तो इधर उत्तर प्रदेश हो गया, और इधर हो गया उत्तर, उत्तर में नेपाल हो गया, और दक्षिण इधर, इधर में क्या हो गया जी, झारखंड हो गया। यह हमारा पड़ोसी एरिया है, और इस एरिया में हमारे इस राज्य के चार क्षेत्र हैं, और चार क्षेत्र जो हैं हमारे इस बिहार के एरिया के सटे इनका एरिया शुरू होता है। अगला जो है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? तो कुल राज्य जो हैं 28 हैं। राज्य कितने हैं? 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं सो 8 हैं। राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं? 8 हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत देश के जो पड़ोसी देश जो हैं उसमें पूरब में बांग्लादेश, पूरब में क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब में क्या है? बांग्लादेश है और म्यांमार है। पश्चिम में पाकिस्तान है। पश्चिम में क्या है जी? पाकिस्तान है। उत्तर में नेपाल और भूटान, तिब्बत भी है, और दक्षिण में क्या है? श्रीलंका है। तो देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश जो हैं, पूरब इधर कहा जाएगा तो इधर बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा। पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। उत्तर में नेपाल और भूटान, और दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। तो दक्षिण में श्रीलंका। इस टॉपिक का 18 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत देश में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जनसंख्या वाले राज्य कौन है? देखिए, भारत देश बहुत बड़ा है और इसके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें जो 28 जो राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य जो हैं, सबसे बड़ा जनसंख्या वाले राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और सबसे छोटा जनसंख्या वाला जो राज्य जो है, जिसका नाम है सिक्किम। तो हम याद रखेंगे, सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम। अगला क्वेश्चन जो है, भारत देश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है? तो क्षेत्र वाले राज्य, इसका मतलब एरिया वाले राज्य कौन से हैं? किसका एरिया सबसे ज़्यादा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। और सबसे छोटा जिसका क्षेत्रफल है वह राज्य जो है गोवा है। क्या नाम है? गोवा ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य जो है जिसका नाम है राजस्थान। ये हमारे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण वाले ये टॉपिक जो है, जिसमें यह बताया गया कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का और सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का हो गया। जिस तरह यह परंपरा रही है कि जब भी क्वेश्चन जब लास्ट होता है तो उसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन दी जाती है। तो आज का जो क्वेश्चन जो है, आज का प्रश्न, और नीचे लिखा गया उत्तर देने का टाइम वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर। तो इसमें जो क्वेश्चन जो है जिसका नाम है भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें 2 क्वेश्चन समाहित हैं। पहला क्वेश्चन जो है जिसका नाम जो है राज्यों की संख्या, तो राज्य की संख्या यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या लिख देनी है। और आप जो है उत्तरदाता हैं तो अपना नाम आप लिख देंगे, अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे और मोबाइल नंबर आप लोग लिख देंगे। क्योंकि हमारे किताब के अंतिम पृष्ठ पर एक मैंने मोटिवेशनल सोच जो है यह अब्दुल कलाम की है, मैंने अपने किताब के अंतिम पृष्ठ पर मैंने लिखा है। तो चूंकि हमारा वीडियो भी यह छोटी सी पहल जो किताब जो है उस किताब का यह अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो भी वीडियो बनेगी वह और किताबों से
बनेगी। चूंकि हमारी वो किताब जो थी उसमें जो भी कंटेंट थे उस पर वीडियो बनाए गए थे, तो यह लास्ट में यह मोटिवेशनल एक सोच जो है जिसका नाम है मन की सोच, और ये हमारे बुक के अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है। तो हमने सोचा कि इस मन की सोच जो मोटिवेशनल जो वीडियो जो है वह उससे आपको भी परिचय कराया जाए। तो देखिए इसमें इस सोच को देने वाले जो व्यक्ति जो हैं उस व्यक्ति का नाम है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने इस सोच को युवा पीढ़ी के लिए, युवा बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने यह एक अपनी युक्ति दी है, और इसको हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह बताया है कि मन हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। देखिए मन व्यक्ति के अंदर मन जो होता है, मन उसका मित्र भी है और मन उसका क्या है, शत्रु भी है। अगर मन ने कहा कि हम यह काम नहीं कर सकते हैं, मन ने अगर कहा कि हम यह काम नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य पाने में कुछ ही कदम पीछे रह सकते हैं। देखिए कितने अच्छी सोच है, मन हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। अगर आपका मन ने कहा कि हम यह काम नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हम अपने लक्ष्य को पाने में कुछ ही कदम पीछे रहेंगे, रह जाते हैं। लेकिन वही मन से हमने ठान लिया है कि यह काम हर हाल में किया जा सकता है, तो आज नहीं तो कल अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर सकते हैं। देखिए हमारे अमेरिका के 16वें जो राष्ट्रपति जो थे, जिन्होंने कितनी अच्छी अपनी सोच लिखी है कि मन हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। और वे कहते हैं कि मन अगर कह दिया कि हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के करीब जाकर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन वही मन अगर ठान लेता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो वह काम हर हाल में किया जा सकता है। आज नहीं तो कल हम अपने लक्ष्य को जरूर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हमने अपनी छोटी सी पहल के बारे में, क्योंकि यह छोटी सी पहल आधारित है, उस बुक के आधारित यह अंतिम वीडियो है, तो उस पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। हमने लिखा है छोटी सी पहल प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान आधारित किताब पर। यह अंतिम वीडियो है। किताब पर क्या है, उस किताब जो किताब बना है उस किताब पर यह क्या है, अब अंतिम वीडियो है। जो 2 वीडियो स्व परीक्षा पार्ट 1 और पार्ट 2 आपकी योग्यता के आकलन के लिए दिया गया है, जिसमें हमने लिखा है कि अपनी परीक्षा स्वयं दें या स्व परीक्षा। हमारी किताब के अंतिम पृष्ठ पर यह आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि यह परीक्षा आप लोगों की देनी थी, लेकिन हमने सोचा कम से कम इतनी चीजें आप लोगों को बता दिए हैं, तो कम से कम इनका भी जवाब हम आप लोगों को बता दें योग्यता आकलन के लिए। क्योंकि इस तरह के प्रश्नों की चर्चा आपके परिवार में, जो भी प्रश्न हमने बताया, करीब 45 प्रश्न हमने बताया, इन प्रश्नों की चर्चा आपके घर परिवार में माता पिता चाचा चाची जो भी लोग हैं, सारे लोग कभी ना कभी इन प्रश्नों की चर्चा आप लोगों से करते हैं। आसपास के समाज में आप जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल जो भी बच्चे हों, बूढ़े हों या अभिभावक हो या जो लोग भी हैं, वे लोग भी चर्चा करते हैं। आपके विद्यालयों में भी और मित्र मंडली में भी वहाँ चर्चा होती है। और जब आप इन प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि आप जो है एक पिछड़े हुए बालक के रूप में माने जाते हैं। तो हमने सोचा कि इन प्रश्नों का जवाब आप लोगों को दे दिया जाए कि उस स्थिति में आपको पिछड़ा न माना जाए। तो चलिए, हमारा प्रयास है, और अगर आपकी भी प्रयास अगर साथ होती है, तो हम दोनों मिलकर एक साथ आपका सहयोग हम कर सकते हैं। आप आने वाली परीक्षाओं में कभी पीछे नहीं रह सकते हैं, हमेशा आगे ही रहेंगे और उस परीक्षाओं में अब सफलता जरूर हासिल करेंगे।
तो चलिए चलते चलते हम यही बात कहना चाहेंगे, इन वीडियो को आपने देखी है तो आप अपने आसपास या अगल बगल के दोस्तों तक भी इन वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जो है सो बांटने से बढ़ता है। ज्ञान ही ऐसा संपत्ति है जो बांटने से कभी घटता नहीं है। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए हम इसी के साथ चलते चलते आप सबसे यह आशा रखते हैं कि आप जरूर पढ़ेंगे, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। और इसी के साथ हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। फिर हम मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।